हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम टू पीसीबी ट्यूटोरियल्स। तो आज हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं क्लास 11th के लिए थर्मल फिजिक्स की। ठीक है, थर्मल फिजिक्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम क्लास 11th फॉर नीट पर्पस। ध्यान देंगे 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर थर्मल फिजिक्स से रहेगा। इस थर्मल फिजिक्स को आप हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के भी नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत क्या सब टॉपिक है वो आप पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपके कुछ इंट्रोडक्शन होंगे कुछ बेसिक टर्म्स के साथ। सो इंट्रोडक्शन टू सम बेसिक थर्मोडायनेमिक टर्म्स, कुछ बेसिक थर्मोडायनेमिकल टर्म्स होंगे, उनके साथ आपका इंट्रोडक्शन होगा। जैसे कि हीट एनर्जी क्या होती है, टेम्परेचर क्या होता है, सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या होती है, उनके कॉन्सेप्ट्स, सिस्टम एंड सराउंडिंग कन्वेंशन, सिस्टम एंड सराउंडिंग कॉन्सेप्ट्स, ये सब क्या चीज़ है, और टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या होती है। और फिर कुछ और टर्म्स जो थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड होते हैं। इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी जो कि थर्मल काइनेटिक एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है ऑफ द सिस्टम, उसके बारे में पढ़िएगा। इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम और थर्मोडायनामिक वर्क डन के कॉन्सेप्ट्स और थोड़ा बहुत इंट्रोपी वगैरह ETC। इस तरह से आप ये सारे बेसिक टर्म्स जो कि आपको थर्मोडायनामिक्स में जगह जगह पर यहाँ वहाँ आपको कहीं कहीं भी देखने को मिल जाता है, तो हम लोग इन सब की स्टडी यहाँ पे कर लेते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में, ताकि जब आप टॉपिक्स में जाएं तो आपको थोड़ा पढ़ने में आसानी हो। यहाँ पर थर्मोमेट्री, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन सेक्शन के बाद हम लोग थर्मोमेट्री, जिसमें टेम्परेचर को मेजरमेंट डिफरेंट स्केल्स के थ्रू किया जाता है। तो और डिफरेंट स्केल्स का आपस में रिलेशन क्या है, बस उसको पढ़ना है, बहुत ही छोटा टॉपिक है। फिर आप पढ़िएगा कैलोरीमेट्री, जिसमें अलग अलग टेम्परेचर पर बॉडीज को मिक्स किया जाएगा एक जगह, एक बॉडी अलग टेम्परेचर पर, दूसरा बॉडी अलग टेम्परेचर पर, और उसको मिक्स कर दिया। अब आपको बताना है कि भाई बताइए मिक्सर का इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा, या मिक्सर का कंपोनेंट कैसा होगा, क्या बनेगा उसमें। साथ ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ वगैरह की भी जानकारी आपको इसमें दी जाएगी। थर्मल एक्सपेंशन, आप जानते हैं कि जब आप किसी भी बॉडी को हीट सप्लाई करते हो तो वो बॉडी जो है आपका एक्सपेंड करता है, तो उससे रिलेटेड आपको काफ़ी सारी बातें यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। फिर आप पढ़ेंगे थर्मल कंडक्शन। थर्मल कंडक्शन जैसे चार्ज का कंडक्शन होता है तो उसको आप इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज की तरफ चार्ज का फ्लो आप पढ़ते हैं, तो उसी तरह से हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर हीट एनर्जी का फ्लो होता है, जो उसी तरह से फॉलो होता है। वही सारे नियम, थर्मल रेसिस्टेंस वगैरह यहाँ भी आएगी, थर्मल कंडक्टिविटी आएगी, और जो करंट फ्लो के रूल्स होते हैं, किरचॉफ्स रूल्स, वोल्टेज रूल, करंट रूल, वो सारे रूल आप चाहो तो यहाँ भी अप्लाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। फिर आप रेडिएशन पढ़ेंगे, जिसमें आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन और उसमें प्लैंक्स के क्या रूल हैं, है ना, बहुत सारे स्टीफन्स रूल्स हैं, विज डिस्प्लेसमेंट लॉज हैं। तो बहुत सारे रूल्स और लॉज के साथ आपका ये रेडिएशन वाला पार्ट वो बताया जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की चर्चा करेंगे, जहाँ से देखिए आप 2 क्वेश्चन जो होता है हर साल श्योर होता है नीट में। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस क्या हैं, और हर प्रोसेस में जो ये सब कैलकुलेशन जो आप शुरू में पढ़ते हैं, इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, इंट्रोपी और वर्क डन, तो ये सब की वैल्यूज़ वगैरह क्या आती है, क्या इनमें चेंजिंग आते हैं, इन सब को आप यहाँ थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करोगे। अलॉन्ग विथ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, इवन थर्ड लॉ, सारे वहाँ पर आपको पढ़ने होंगे। और सेकेंड लॉ पर आधारित जो हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर के कॉन्सेप्ट्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, तो ये सारे डिस्कशन, ग्राफ वाले भी प्रॉब्लम्स आपको ये सब यहाँ थर्मोडायनामिक्स में मिलेगा। अपने आप में थोड़ा सा ये लेंदी टॉपिक होगा, लेकिन इससे क्वेश्चन भी 2 क्वेश्चन रहता है, तो हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे। और फिर लास्ट में KTG मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की चर्चा होगी, जिसमें आपको गैसेस की प्रॉपर्टी, गैसेस के लॉज वगैरह भी है, और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, उसमें तरह तरह की जो वेलोसिटीज़ आएगी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इन सब का आपस का रिलेशन, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन और डिग्री ऑफ फ्रीडम किस तरह से रिलेटेड होता है इन एनर्जी के साथ। गामा की चर्चा होगी, एडियाबेटिक कॉफिशिएंट, और CP/CV जिसको गामा बोलते हैं। तो इन सब का आपस में फार्मूला वगैरह और इन पर डिस्कशन आपको इस टॉपिक में मिलेगा, जिससे कभी कभी क्वेश्चन रहता है, और कभी एक क्वेश्चन रहा, कभी नहीं भी रहा। ओवरऑल क्वेश्चन के लिए अगर बात करेंगे
तो ये 0 to 1 ये 2 रेडिएशन से एक क्वेश्चन हमेशा, फिर थर्मल कंडक्शन, एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री और थर्मोमेट्री और इंट्रोडक्शन पार्ट, ये सब मिला के एक क्वेश्चन हर बार रहता है। ये एक क्वेश्चन कभी कैलोरीमेट्री से, कभी एक्सपेंशन से, कभी थर्मोमेट्री से, और ज़्यादातर चांस होता है 50% चांस होता है थर्मल कंडक्शन से। यहाँ पर एक क्वेश्चन श्योर होता है। कभी कभी आप देखिएगा कि 6 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। जब इस सेक्शन से आपका 2 क्वेश्चन अगर कभी आ गया मिला के, तो इधर आपका 6 क्वेश्चन भी हो सकता है। और रेडिएशन से एक हर साल मिल जाता है, थर्मोडायनेमिक्स से 2 मिल जाते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से कभी रहा कभी नहीं रहा, और रहा तो एक क्वेश्चन रहता है। तो इस तरह से ये आपका सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया टॉपिक वाइज। आइए अब हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट में हीट एनर्जी के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं और टेम्परेचर के बारे में भी देखते हैं। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, ये सारे टॉपिक्स के नाम हो गए। अब आगे देख लीजिए फटाफट। तो आइए अब देखते हैं हीट और टेम्परेचर के बारे में। तो हीट किसको बोलेंगे, तो ध्यान रखिए, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप जो नॉर्मली सुनते हैं ना हीट एनर्जी, इसका क्या मतलब हुआ, हीट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी के फॉर्म तो बहुत सारे हो सकते हैं, लाइट एनर्जी भी है, साउंड एनर्जी भी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बहुत तरह से आपके एनर्जी के फॉर्म्स अवेलेबल है। तो हीट भी क्या है, एनर्जी का उनमें से एक फॉर्म है। तो लेकिन इसकी कुछ खासियत होगी, क्या खासियत होगी वो आगे देखिए। विच कैन फ्लो, मतलब ये एनर्जी फ्लो हो सकती है। तो फ्लो तो बहुत सारी एनर्जी हो सकती है, तो ये भी फ्लो होगा, लेकिन कहाँ से, तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, या एक जगह से दूसरे जगह, वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, यहाँ पे करेक्ट करेंगे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस के अंडर में फ्लो होने वाला जो एनर्जी का फॉर्म है वही क्या कहलाएगा, हीट एनर्जी, ठीक है। तो इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन फ्लो फ्रॉम वन बॉडी और पॉइंट टू अनदर बॉडी और पॉइंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, या टेम्परेचर ग्रेडियंट भी आप बोल सकते हैं। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो होने वाली जो एनर्जी होगी उसी को हमको क्या बोलना है, हीट या हीट एनर्जी। एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज जूल, सब जानते हैं आप, जूल हो गया। और सीजीएस में जब आप काम करोगे तो ये हो जाएगी कैलोरी, ठीक है। सीएल से आप इसको शॉर्ट में डिनोट करेंगे। इनमें रिलेशन काफी काम का होता है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। रफली कैलकुलेशन के लिए आप 4.2 जूल भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इन जनरल हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर और फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज डिनोटेड बाई डेल्टा क्यू। अगर अधिक अमाउंट में हीट का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर, एक जगह से दूसरी जगह हो रहा है, तो आप उसको डेल्टा क्यू से दिखा सकते हैं अगर अमाउंट ज्यादा है तो। और अगर कम अमाउंट है, एलिमेंट्री कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो वहां पे आप डीक्यू से काम चलाएंगे, है ना। ट्रांजिएंट फ्लो, थोड़ा सा जो फ्लो होगा तो उसको आप डीक्यू से दिखा सकते हैं। इफ हीट इज एडेड टू दिस सिस्टम देन डेल्टा क्यू, ये जो डेल्टा क्यू है उसको आप क्या कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग सिस्टम कॉन्सेप्ट या सिस्टम कन्वेंशन को फॉलो करते हुए ये बात देखते हैं कि सिस्टम में अगर हीट का एडिशन हुआ है तो वहां पर हम लोग उसको पॉजिटिव साइन के साथ दिखाएंगे, डेल्टा क्यू विल बी पॉजिटिव। और अगर सिस्टम से हीट बाहर गया है, रिमूव किया गया है या इमिट हुआ है, तो आप यहाँ पर डेल्टा क्यू को कैसे दिखाएंगे, निगेटिव साइन के साथ। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम कॉन्सेप्ट या सिस्टम कन्वेंशन। तो हीट एनर्जी अगर सिस्टम को ऐड किया जा रहा है, सिस्टम को अगर दिया जा रहा है, सिस्टम ने गेन किया हुआ है, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और अगर आपका सिस्टम से हीट एनर्जी बाहर आ रहा है तो डेल्टा क्यू को आपको क्या लिखना है, निगेटिव, ये याद रखिएगा। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप कहते हैं कि आप सिस्टम कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। तो फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो, सब जगह आपका ये जो है डेल्टा क्यू माने हीट ट्रांसफर के लिए आपका सिस्टम कॉन्सेप्ट ही फॉलो होता है। आगे जाके आपको बताएंगे कि वर्क डन के केस में ओनली फिजिक्स में अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है, सराउंडिंग कॉन्सेप्ट फॉलो हो जाता है वहां पर, और केमिस्ट्री में एज यूजुअल सिस्टम कॉन्सेप्ट ही फॉलो होता रहता है। इसी वजह से वर्क डन के केस में फिजिक्स में और केमिस्ट्री में आपका साइन जो होता है वो अलग अलग होता है, वो हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद। टेम्परेचर की फिलहाल बात कर लेते हैं। तो इट इज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। टेम्परेचर क्या हुआ, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हुआ
जो आपके 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते थे उसमें जैसे कि मास हो जाता था, लेंथ हो जाता था, टाइम हो जाता था, करंट हो जाता था, तो उसी में आपका ये टेम्परेचर भी था। एंड क्या था, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसका कि मोल वगैरह आप कहते थे। तो ये जो 7 बेसिक फंडामेंटल आपके फिजिकल क्वांटिटीज थे और उनके यूनिट्स थे, तो वो बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में ही एक फिजिकल क्वांटिटी बेसिक टेम्परेचर आ जाता है। इसका मतलब हुआ दिस इज मोर बेसिक देन हीट, टेम्परेचर इज मोर बेसिक देन हीट। बॉडी की अपनी प्रॉपर्टी के लिए टेम्परेचर का होना जो था वो मोर बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी कहलाता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स हीट एनर्जी। की बॉडी के पास कितना हीट एनर्जी है वो उतना बेसिक प्रॉपर्टी नहीं हो पाता जितना कि ये आपका टेम्परेचर है। ठीक है, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन बहुत सारी चीजों से है। तो वो क्या है तो समझते हैं। तो इट इज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी विच टेल्स अबाउट द डिग्री ऑफ हॉटनेस। अगर बोलचाल की भाषा में आप देखो तो आप इसको ऐसे ही समझ सकते हो कि टेम्परेचर से हमें क्या पता चलता है, कितना गर्म या कितना ठंडा, यही पता चलता है। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, कोई भी बॉडी कितना हॉट या कितना ठंडा है, कितना गर्म या कितना ठंडा है, तो इसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मोर हॉट होगा, मोर हॉटनेस रेफर्स टू हाई टेम्परेचर, ज्यादा गर्म होगा तो हम यही कहेंगे कि उसका टेम्परेचर हाई हो गया है, और वाइस वर्सा अगर आपका ठंडा होगा ज्यादा तो हम कहेंगे टेम्परेचर लो हो गया है। ठीक है, और इसके बारे में और डिटेल में बातें आगे होगी। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो ये केल्विन होता है, जबकि सीजीएस वगैरह में आप या कॉमर्शियल में आप बात करते हैं तो डिग्री सेल्सियस में हम लोग काम करते हैं। और इनका आपस में कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग थर्मोमेट्री में इसको डिटेल में देखेंगे भी। फिलहाल आप ये ध्यान में रखिए, थीटा डिग्री सेल्सियस अगर कभी दिया हुआ है तो दिस विल बी इक्वल टू 273 प्लस थीटा केल्विन। 273 प्लस थीटा केल्विन मतलब कि अगर आपने इस थीटा में 273 जोड़ दिया तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, केल्विन में। एग्जांपल समझिए, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना होगा तो 273 प्लस 25 करेंगे 298 केल्विन हो जाएगा। 27 डिग्री सेल्सियस को अगर बदलना होगा 273 प्लस 27 करेंगे 300 केल्विन हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप केल्विन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात, केल्विन स्केल इज नोन एज एब्सोल्यूट स्केल। केल्विन स्केल को आपको एब्सोल्यूट स्केल भी कहना है। एंड द टेम्परेचर एक्सप्रेस्ड इन केल्विन, जब आप टेम्परेचर को केल्विन स्केल में जब आप एक्सप्रेस कर देते हैं तो दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो आप इसको क्या कहना है, आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलेंगे आप। ठीक है, और एक और बात ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि निगेटिव एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी इज नॉट पॉसिबल, नेवर पॉसिबल, कभी भी ये पॉसिबल नहीं हो सकता। निगेटिव एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी मतलब किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को अगर आप केल्विन में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता। अगर कोई बोलता है कि निगेटिव में केल्विन -20 केल्विन टेम्परेचर है किसी बॉडी का, इसका मतलब वो इन्फॉर्मेशन फॉल्स है, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी। However, इन रियल प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो 0 केल्विन, जिसको एब्सोल्यूट 0 भी बोला जाएगा, वहां तक भी पहुंचना अभी तक हाइपोथेटिकल है। अभी तक हम लोग किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, अभी तक हमें कोई ऐसा बॉडी नहीं मिला है। सो ये 0 केल्विन भी क्या है, एक तरह से हाइपोथेटिकल है, इम्पॉसिबल टू अचीव है। तो ये थोड़ा सा बात यहाँ पर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में ध्यान रखेंगे। और एक चीज याद रखिएगा, जैसे थीटा डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आप डिग्री लगाते हैं तो वो डिग्री यहाँ केल्विन में नहीं आती, केल्विन में कोई भी डिग्री नहीं आती। कुछ बुक्स में गलती से अगर डिग्री लग गया है तो उसे नहीं मानना है, ये बिना डिग्री के आती है। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस तो आएगा लेकिन इधर केल्विन में एक्सप्रेस होगा तो 298 केल्विन सीधा बोला जाएगा, कोई डिग्री की बात नहीं होगी। 27 डिग्री सेल्सियस है 300 केल्विन, कोई भी डिग्री की बात नहीं होगी, 300 डिग्री केल्विन नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हो गया हीट के बारे में और टेम्परेचर के बारे में। तो अब आगे देखिए। हाँ जी बच्चों, तो आगे आप नोट करके थोड़ा लिखेंगे टेम्परेचर के बारे में, जो बेसिक बातें हमने आपको बताई उसको फिर से लिखेंगे। टेम्परेचर इज मोर बेसिक प्रॉपर्टी देन हीट कंटेंट। जो भी बॉडी के अंदर में आपकी हीट एनर्जी रहेगी बॉडी के अंदर में, उससे ज्यादा बेसिक प्रॉपर्टी जो होता है वो टेम्परेचर के साथ एसोसिएटेड होती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि टेम्परेचर इज मोर बेसिक प्रॉपर्टी देन हीट कंटेंट ऑफ द बॉडी बिकॉज इट डायरेक्टली रिलेट्स टू थर्मल काइनेटिक एनर्जी। थर्मल काइनेटिक एनर्जी जिसको आप
क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी भी बोलते हैं। इंटरनल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल कहिए, बॉडी कहिए, सब्सटेंस कहिए, एक ही बात है। तो टेम्परेचर का सीधा सीधा रिलेशन होता है इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी के साथ, या फिर कहिए तो थर्मल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी के साथ। इसीलिए टेम्परेचर को मोर बेसिक, मोर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी माना गया है विथ रिस्पेक्ट टू हीट कंटेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, क्योंकि हीट कंटेंट जो होती है वो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, इंथैल्पी के रूप में हम लोग उसको बोलते हैं। तो हीट कंटेंट जो है ये उतना ज़्यादा डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं रखता किसी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी से। जैसे ये थर्मल काइनेटिक एनर्जी जिसको आप इंटरनल एनर्जी बोल रहे हैं, तो ये सीधा सीधा रिलेशन रखता है इस टेम्परेचर वाली क्वांटिटी से, कि टेम्परेचर डबल करोगे इंटरनल एनर्जी भी आपका उस हिसाब से डबल हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग इसको बेसिक यहाँ पर बात करेंगे। जितना चेंज इन टेम्परेचर होगा उसी हिसाब से चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगी या थर्मल काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो इसी को और थोड़ा डिटेल में समझिए। द मोर इज टेम्परेचर द मोर विल बी थर्मल काइनेटिक एनर्जी। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो हम कहेंगे उतना ज़्यादा उसकी थर्मल काइनेटिक एनर्जी होगी, या फिर उसी को इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस एंड वाइस वर्सा। ठीक है, वाइस वर्सा का मतलब अगर टेम्परेचर कम होगा तो बॉडी के अंदर की इंटरनल एनर्जी भी कम होती जाएगी, मतलब थर्मल काइनेटिक एनर्जी भी कम होती जाएगी। थर्मल काइनेटिक एनर्जी या इंटरनल एनर्जी का अगर आपको और मीनिंग समझना है तो इसको पढ़िए। देखिए, एट एब्सोल्यूट जीरो, अगर आपने किसी बॉडी को हाइपोथेटिकली भी अगर कहा जाए कि आप उसको एब्सोल्यूट जीरो पर लेके चले गए, तो फिर क्या होगा उस केस में, द थर्मल काइनेटिक एनर्जी या इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल या सब्सटेंस विल बिकम जीरो। तो वो भी हो जाएगा जीरो, विच मीन्स दैट, जिसका मतलब होगा थर्मल काइनेटिक एनर्जी जीरो होने का या इंटरनल एनर्जी जीरो होने का मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ विच मीन्स दैट मॉलिकुलर वाइब्रेशन स्टॉप्स कंप्लीटली। मतलब क्या होता है कि सब्सटेंस के अंदर के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं आप जानते हैं कि वो तेजी से वाइब्रेट कर रहे होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर। तो जब आप टेम्परेचर को कम करते चले जाओगे, कम करते चले जाओगे, अगर आप 0 केल्विन को अप्रोच कर गए तो वो वाइब्रेशन पूरी तरह से स्टॉप हो जाएगा। तो अब उसमें किसी भी तरह का कोई वाइब्रेशन नहीं बचेगा। इन दिस केस हम लोग यहाँ पर ये बात करते हैं कि जो इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, एक और टर्म यहाँ पर आता है जो फिजिक्स में तो आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, हायर क्लासेस में पढ़ना है, लेकिन यहाँ शॉर्ट में जानिए कि जब आप 0 केल्विन की बात करेंगे, एब्सोल्यूट जीरो की बात करेंगे, तो इस केस में जो इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम है वो भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जिसका मतलब हुआ कि वाइब्रेशन बिल्कुल भी स्टॉप हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल को जहाँ होना चाहिए वो वहीं पर आपको मिल जाएगा, वो अपने प्लेस से कहीं और वाइब्रेट करता हुआ, इधर उधर कहीं मूव करता हुआ नहीं दिखेगा। तो हम कहेंगे कि उसमें कोई भी अब रेंडमनेस नहीं रह गई, वो बिल्कुल जैसा उसको क्रिस्टल होना चाहिए था वैसा उस फॉर्म में वो मौजूद है। तो कहने का मतलब हुआ कोई भी रेंडमनेस नहीं है, तो कोई भी डिसऑर्डरनेस नहीं है। इसका मतलब इंट्रोपी ऐसे सिस्टम की हम कहते हैं कि जीरो हो गया, माने जिसको जहां प्रेजेंट होना चाहिए था, जिसका जो पोजीशन होना चाहिए था वो अपने पोजीशन पर मौजूद है और बिल्कुल भी वो वाइब्रेट नहीं कर रहा है। तो फिर हम कहेंगे उसकी जो ये काइनेटिक एनर्जी है, थर्मल काइनेटिक एनर्जी या इंटरनल एनर्जी, वो क्या है, तो जीरो है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को राइज करते हैं, उसको हीट सप्लाई करते हैं, उसका टेम्परेचर राइज होता है, तो उसका जितना भी टेम्परेचर राइज होता है उसी हिसाब से आप उसका इंटरनल एनर्जी या थर्मल काइनेटिक एनर्जी भी राइज होता चलता है। ठीक है, इसलिए टेम्परेचर को मोर बेसिक देन हीट कंटेंट बोला गया है। अब थोड़ा सा आगे पढ़िए। इंथैल्पी एक वर्ड आपको मिलेगा, तो वो क्या कहता है, इंथैल्पी जिसको आप कैपिटल एच से डिनोट करते हैं, द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम इज नोन एज इट्स इंथैल्पी। टोटल हीट कंटेंट जो भी होगा सिस्टम का, उसी को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, इंथैल्पी। टोटल हीट कंटेंट, बॉडी के अंदर में जितनी भी तरह की हीट एनर्जी अवेलेबल है उन सब को हम लोग को क्या नाम देना है, इंथैल्पी नाम देना है। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब हुआ कि बॉडी के अंदर जो भी हीट एनर्जी है उनमें से कुछ हीट एनर्जी अवेलेबल होगा वर्क डन के लिए, जिसको हम लोग डेल्टा जी भी बोलते हैं, मतलब कि चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, जो एडवांस क्लासेस में आपको ज़्यादा डिटेल में बताए जाएंगे या केमिस्ट्री के सिलेबस में आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो अवेलेबल हीट एनर्जी फॉर वर्क डन और नॉट अवेलेबल हीट एनर्जी फॉर वर्क डन,
उसको हम टी इंटू डेल्टा एच से दिखाते हैं, ठीक है, टी इंटू डेल्टा एच से। तो अवेलेबल एनर्जी और नॉट अवेलेबल एनर्जी दोनों का सम जो होगा वो किस रूप में आएगा, इंथैल्पी के रूप में आएगा। डेल्टा, अगर आप डेल्टा चेंज लिख रहे हैं तो यहाँ भी डेल्टा एच आ जाएगा, और अगर आप चेंज ना लिखो, सिर्फ जी लिखो और टी इंटू एस लिखो, तो फिर वहां भी आपको एच इक्वल टू जी प्लस टी इंटू एस इस तरह से लिखा जा सकता है। तो हमारा ये कहने का मतलब हुआ कि बॉडी के अंदर में जितनी भी हीट एनर्जी है, तो ये सब जरूरी नहीं कि सबकी सब जो हीट एनर्जी है वो वर्क डन में आप कन्वर्ट कर सको, ऐसा नहीं है। कुछ वर्क डन में कन्वर्ट होगी और कुछ जो होगा उसका अंदर का जो भी मॉलिक्यूलर कन्फिग्रेशन है उसको मेंटेन करने के काम आएगा। बॉडी के अंदर में क्या होती है, बहुत तरह की एनर्जी होती है और सभी एनर्जी जो होती है एक दूसरे में चेंज करती रहती है। कभी किसी एनर्जी की मान ज़्यादा आ गया, कभी किसी का मान कम आ गया। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि एब्सोल्यूट रूप में एग्जैक्ट एंथैल्पी कितना होगा ये निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर इसी लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एंथैल्पी, जिसको एच कहा जाए, फॉर एनी बॉडी या सिस्टम कैन नेवर बी फाउंड। तो ना तो इसे आप थ्योरेटिकली निकाल सकते हैं ना प्रैक्टिकली पॉसिबल है। थ्योरेटिकली इसलिए कि अंदर में एनर्जी कन्वर्ट होते रहता है, एक एनर्जी का फॉर्म दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होता चलता है। तो और दूसरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर आप कभी निकालना भी चाहो किसी इंस्टेंट में, तो आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर वाले किसी बॉडी की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमारे पास है ही नहीं। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा कि एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ इंथैल्पी फॉर एनी बॉडी या सिस्टम कैन नेवर बी फाउंड, ठीक है। However, the change in enthalpy मतलब डेल्टा एच को आप प्राप्त कर सकते हैं कि कितने का चेंज हुआ। तो चेंज इन एंथैल्पी कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, और मैथमेटिकली उसका फॉर्मूला दिया जाता है डेल्टा एच एन सी पी डेल्टा टी, एन सी पी डेल्टा टी। तो यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी गैसियस सिस्टम। तो आपको इस वाले टॉपिक में मेनली ये डेल्टा एच वगैरह ये सब जो भी है आपको गैसियस सिस्टम, थर्मोडायनेमिक गैसियस सिस्टम के लिए ही वर्क करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर ये ऑलवेज वैलिड होगा। और नॉर्मल अगर बात कर रहे हैं तो वो आइडियल गैस ही समझा जाएगा। सो आइडियल गैसियस सिस्टम के लिए ये सारी चीज़ें वैलिड होगी। 99% जो आपका यहाँ पर सिलेबस है उसमें आपको आइडियल गैसेस के बारे में ही पढ़ना है। रियल गैसेस के बारे में थोड़ा बहुत कहीं कहीं आपको बेसिक बातें चर्चा होंगी जो आपको बता दिया जाएगा, बट इन जनरल अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में कहीं कुछ मेंशन नहीं किया तो हम लोग उसको आइडियल गैस सिस्टम मान के ही काम करेंगे। और ऐसे सिस्टम्स के लिए डेल्टा एच, एन सी पी, डेल्टा टी ये सब वर्किंग कंडीशन में रहेगा, मैंने काम करेगा। तो n इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी गैसियस सिस्टम, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, एंड Cp क्या कहलाता है, Cp इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसको हम लोग आगे डिटेल में और बात करेंगे, बट अभी आप यही जानो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दो कंडीशन में निकाला जाता है गैस के लिए, एक कांस्टेंट प्रेशर पर, दूसरा आएगा एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर। जब कांस्टेंट वॉल्यूम पर निकालोगे तो ये CV कहलाएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलने का ऐसा मतलब समझ सकते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर के लिए, एक मोल का अगर आपके पास कोई गैसियस सब्सटेंस है तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से आपको बढ़ाने के लिए जितना हीट एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, जब कांस्टेंट प्रेशर पर ये रिक्वायरमेंट सोचिएगा तो वो Cp कहलाएगा, और जब कांस्टेंट वॉल्यूम पर ये रिक्वायरमेंट सोचिएगा तो वो Cv कहलाएगा, ठीक है। तो डेल्टा एच जो चेंज इन इंथैल्पी कहलाता है, जिसका फॉर्मूला हमेशा NCP डेल्टा टी के रूप में आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। दूसरे शब्दों में इसको ऐसे भी समझिए कि डेल्टा एच जो हो जाएगा वो दो तरह की एनर्जी का यहाँ पर हम लोग सम दिखाते हैं। थ्योरेटिकली देखिएगा तो आपको ये होता है अवेलेबल फॉर वर्क डन एंड नॉट अवेलेबल फॉर वर्क डन, इन दोनों का आपका सम हो जाता है। और यहाँ आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू इंथैल्पी की जो यहाँ पर चेंज जो भी होगा वो आपको एक हो जाएगा इंटरनल एनर्जी में चेंज, ठीक है। इंटरनल एनर्जी में कितने का चेंज हो रहा है वो, और उसके प्रेशर, अगर गैसियस सिस्टम है तो प्रेशर और वॉल्यूम की वजह से, मतलब थर्मोडायनेमिक वर्क डन, प्रेशर और वॉल्यूम की वजह से कितना एनर्जी उसके पास है, मतलब कि उतना वो काम कर सकता है, इसका मतलब उसके पास उतना एनर्जी है। तो कहने का मतलब हुआ एक तो इंटरनल एनर्जी का टर्म और प्रेशर और वॉल्यूम की वजह से वर्क डन वाला एनर्जी। तो ये दोनों एनर्जी आपस में जब मिलेंगे और तब जाके आपको ये डेल्टा एच के बराबर होगा। माने टोटल हीट इंथैल्पी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं
कि चेंज इन, इसमें अगर आपको चेंज निकालना है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी और प्लस जो भी आपका प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज की वजह से जो भी वर्क डन होगा तो वो वाला दोनों सम टोटल होकर के डेल्टा एच के रूप में आएगा, जो आप आगे डिटेल में और देखोगे ही। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल आपको क्या करना है, ये फार्मूला बहुत अच्छे से याद कर लेना है। डेल्टा एच इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, जहाँ एन नंबर ऑफ मोल्स, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर एंड सी पी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स आते चले जा रहे हैं आपको इस तरह से। इसी में अब अगला एक इम्पॉर्टेंट टर्म, जैसे हम लोग बार बार बात कर रहे हैं इस थर्मल काइनेटिक एनर्जी की, जिसको हम इंटरनल एनर्जी के नाम से जानते हैं, तो उसका भी कुछ मैथमेटिकल फॉर्म होता है, फॉर्मूला होता है, तो जरा से देखिए उसको फटाफट। तो आइए बच्चों, अब पढ़ते हैं हम लोग इंटरनल एनर्जी के बारे में, जिसको आप कैपिटल यू या कैपिटल ई से आप डिनोट करेंगे। ठीक है, तो जल्दी देखिए, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द सिस्टम या बॉडी ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन एंड मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है कि कोई भी आप गैसियस सिस्टम की बात करो या फिर किसी भी बॉडी की बात करो तो उसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो वो मॉलिक्यूल्स मोशन में होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस पर आपको वो मिलेंगे, और इसलिए इसने लिखा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। तो इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से कुछ उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी। तो ये देखिए, तो द एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन, जो कि रैंडम मोशन होगा, उसमें वो ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल वाइब्रेशन, सारे तरह के मोशन इंक्लूड हो जाएंगे। तो द एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन, जिसको रैंडम मोशन आप कह सकते हो ऑफ मॉलिक्यूल्स, इज नोन एज इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। उसको आप यू के से आप दिखा सकते हैं, जो कि इंक्लूड करता है ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जबकि वेयरएज द एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन जो होगा, माने जो कि मॉलिक्यूल के पोजीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब आप उसके मीन पोजीशंस कह सकते हैं, क्योंकि रहेगा तो वाइब्रेशन में, लेकिन एक मीन पोजीशन तो होगा। आप जानते हैं कि सिस्टम करता है कोई भी बॉडी, तो उसका अपना एक मीन पोजीशन होता है। तो उस मीन पोजीशन के हिसाब से जो मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन उसकी बनेगी, तो वो उसकी वजह से भी एक इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे राइज करेगा। अंदर में आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, इस तरह की चीज़ें आती है। मेनली ग्रेविटेशनल ही यहाँ पे हम लोग काउंट करते हैं, क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स मान के चलते हैं। हेंस टोटल इंटरनल एनर्जी जब आप लिखोगे तो यही काइनेटिक की वजह से और पोटेंशियल की वजह से जो दोनों आया उसका सम लिखा जाएगा। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि हमने इसको कई बार आपको कहा है कि थर्मल काइनेटिक एनर्जी, ऐसे भी बोल देते हैं। तो वो इसलिए बोलते हैं बच्चों, क्योंकि आइडियल गैस के लिए ये वाली पोटेंशियल वाली पार्ट जो होती है ना, पोटेंशियल एनर्जी वाली पार्ट, वो जीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि आइडियल गैस के कॉन्सेप्ट में ये माना जाता है कि मॉलिक्यूल के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। ठीक है, जो कि रियल गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं या रियल बॉडीज होती है, जो रियल प्रैक्टिस में होता है, उनके बीच में मॉलिक्यूल के बीच में आपको ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, जिसको आप कह रहे हो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सब एग्जिस्ट करता है। लेकिन आइडियल गैस के केस में ये फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर कोई वर्क डन नहीं होता, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं बनती वहां पे। तो इन शॉर्ट ये समझिए कि आइडियल गैस के लिए यूपी की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो हो गई। तो फिर आइडियल गैस के लिए जो भी इंटरनल एनर्जी बन रही है वो उसकी थर्मल काइनेटिक एनर्जी ही बन रही है। इसीलिए आप इंटरनल एनर्जी यू को यूके के बराबर, जिसको थर्मल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आप कह सकते हैं। अब ये इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैसियस सिस्टम जो होती है, अब चूंकि वो थर्मल पर आ गया, इसलिए हम कहते हैं डिपेंड्स ओनली ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, दैट्स वाई अब चूंकि वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, मतलब कि उसका स्टेट क्या है इस पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए आप इसका नाम पॉइंट या स्टेट फंक्शन भी कह सकते हैं। मतलब टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो फिर जितना जिस तरह का चेंज होगा उसी हिसाब से ही आएगा। किस प्रोसेस के थ्रू, आप किस पाथ के थ्रू कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए आपसे पूछा जाता है कि इंटरनल एनर्जी किस तरह का फंक्शन है, तो जवाब देंगे पॉइंट फंक्शन या स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और इसी बात के आधार पर आप कह सकते हो अभी कि जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो याद रखिए, हमें चूंकि बेसिकली आपने जैसा हमने कहा कि 99% जो है आपको आइडियल गैस के बारे में ही पढ़ना है। सो आइडियल गैस के लिए आप कह सकते हैं यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, और जहाँ टी होना चाहिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे, डेल्टा यू से दिखाएंगे या डेल्टा ई से दिखाएंगे, तो इसके लिए एक फार्मूला एन सी वी डेल्टा टी आप याद रखिएगा मैथमेटिकली। जिस तरह से डेल्टा एच एन सी पी डेल्टा टी था, तो उसी तरह से डेल्टा यू या डेल्टा ई एन सी वी डेल्टा टी ये गैसियस सिस्टम के लिए हमेशा वैलिड होगा। जहां आपको बताया था पहले कि सी वी क्या है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम आ जाएगा।
ठीक है। गैसियस सिस्टम के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिखेंगे तो NCV डेल्टा टी, आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। तो डेल्टा H के लिए NCP डेल्टा टी और डेल्टा E या डेल्टा U के लिए NCV डेल्टा टी। तो ये फार्मूला आप अच्छे से याद रखिएगा। और इंटर एनर्जी के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, कहीं कहीं पर ये आपको थियोरेटिकल अगर पूछ लिया कुछ तो आप उसका जवाब यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी के बारे में डिस्कशन हो गया। अब थोड़ा सा आप यहाँ पर जानिए सिस्टम्स, टाइप ऑफ सिस्टम्स के बारे में। आइए जरा उसको देख लेते हैं और सिस्टम कॉन्सेप्ट, सराउंडिंग कॉन्सेप्ट, उन सब पर भी थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं फटाफट। तो चलिए बच्चों थोड़ा यहाँ देखते हैं अबाउट सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग, मैंने सिस्टम और सराउंडिंग मिल करके क्या बनाएगा हमारा यूनिवर्स। ओके, तो यूनिवर्स के दो ही कंपोनेंट होंगे, एक सिस्टम और एक सराउंडिंग। सिस्टम क्या हो जाएगा, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर कंसिडरेशन या ऑब्जर्वेशन, मतलब जिस हिस्से में आपकी स्टडी हो रही है वो हिस्सा आपका सिस्टम कहलाएगा। और यूनिवर्स बाकी जो बच गया सराउंडिंग हो जाएगा। मतलब सराउंडिंग के लिए हम क्या बोलेंगे, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट द सिस्टम, सिस्टम को छोड़ के जो भी बच गया यूनिवर्स में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सराउंडिंग बोलेंगे। अब क्या होता है बच्चों की यूनिवर्स की एनर्जी होती है कांस्टेंट, यूनिवर्स की एनर्जी होती है कांस्टेंट। तो एक में अगर एनर्जी का गेन होगा तो दूसरे में वो एनर्जी कहाँ से आएगी, तो ये सराउंडिंग से होकर के सिस्टम में आएगी। मतलब सराउंडिंग एनर्जी फिर कम हो जाएगी, उसको लॉस हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ एक में गेन होगा तो दूसरे में लॉस होगा, और उसी तरह इसमें अगर गेन हो गया तो इसमें लॉस होगा, और इसमें गेन हुआ तो इसमें लॉस होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉस्ट पे चलता है, तो इसीलिए लिखा हुआ है द गेन इन सिस्टम विल बी एट द कॉस्ट ऑफ लॉस इन सराउंडिंग। ठीक है, सराउंडिंग लॉस करेगा अपनी एनर्जी को तभी सिस्टम एनर्जी को गेन करेगा, एंड वाइस वर्सा। मतलब कि सिस्टम अगर कभी एनर्जी को लूज कर रहा है तो वो कहाँ जाएगा, सराउंडिंग उसको गेन कर लेगा। ठीक है, चलिए इफ द गेन इन सिस्टम इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, आप बात कर रहे हैं कुछ कन्वेंशंस की। अगर गेन इन सिस्टम इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, अगर सिस्टम में गेन हुआ और उसको हम लोग पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं तो हम लोग ऐसे कन्वेंशन को नाम देंगे सिस्टम कॉन्सेप्ट या सिस्टम कन्वेंशन। ठीक है, उसी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि अगर गेन इन सराउंडिंग को कंसिडर किया जाए पॉजिटिव, गेन इन सराउंडिंग को अगर हम कंसिडर करें पॉजिटिव तो फिर ऐसे कॉन्सेप्ट को कहेंगे सराउंडिंग कॉन्सेप्ट या सराउंडिंग कन्वेंशन। अब ये इसलिए डिस्कस किया बच्चों क्योंकि देखिए वर्क डन के केस में, थर्मोडायनेमिक वर्क डन के केस में जो फिजिक्स वाले लोग होते हैं जिसको हम फिजिसिस्ट बोलते हैं, तो ये फिजिसिस्ट फॉलो करते हैं सराउंडिंग कॉन्सेप्ट को। मतलब कि सराउंडिंग को गेन होगा तो वो उसको पॉजिटिव सेंस में लेंगे, तो सराउंडिंग को गेन होना मतलब सिस्टम को लॉस होना। तो ऐसा होता है कब, जब आप थर्मोडायनेमिक वर्क डन में काम कर रहे हो और वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा हो तब। ठीक है, जबकि केमिस्ट जो होते हैं वो फॉलो करते हैं वही सिस्टम कॉन्सेप्ट। तो सिस्टम कॉन्सेप्ट एक ने फॉलो किया सराउंडिंग कॉन्सेप्ट, एक ने फॉलो किया सिस्टम कॉन्सेप्ट। तो जो सिस्टम कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए आपका साइन बनेगा, सराउंडिंग कॉन्सेप्ट को वो फॉलो करेंगे तो वो साइन फिर पलट जाएगा। तो एज ए रिजल्ट इसीलिए हमने लिखा कि वर्क डन बाय द सिस्टम जब होगा तो बाय द सिस्टम कहने का मतलब होगा कि ड्यू टू एक्सपेंशन। ठीक है, तो जब पिस्टन वाला सिस्टम होगा आपका, जैसे उसमें वो फैल सकता है और फिर कंप्रेस हो सकता है, तो जब एक्सपेंशन होगा तो हम कहेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ, तो सिस्टम ने काम किया, सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी और सराउंडिंग की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से बाय द सिस्टम जब हो रहा है तो ये वाला पॉजिटिव सेंस में हम लोग फिजिक्स में पॉजिटिव सेंस में लेंगे, तो वहाँ पे वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव आएगा। जबकि केमिस्ट्री यहाँ पर चूंकि सिस्टम कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है और सिस्टम को लॉस हो रहा है, सिस्टम ने काम किया है इसलिए सिस्टम को लॉस हो रहा है, इसलिए वो निगेटिव सेंस मिलेगा, इसीलिए वर्क डन यहाँ पे निगेटिव इन केमिस्ट्री हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब जब फिजिक्स में वर्क डन पॉजिटिव तो केमिस्ट्री में वही वर्क डन निगेटिव। फिजिक्स में जब वो वर्क डन निगेटिव सेंस में लोगे तो केमिस्ट्री में जब सेम क्वेश्चन सेम रिजल्ट आएगा आपका तो इधर निगेटिव तो उधर पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसका रीजन क्या हो गया, ये दो कन्वेंशंस। तो वर्क डन के लिए जो फिजिक्स वाले लोग होते हैं वो सराउंडिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो कर लेते हैं, और जो केमिस्ट्री वाले लोग होते हैं वो हमेशा सिस्टम कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करते रहते हैं। तो इसीलिए ये थोड़ा सा आपका साइन जो होता है ये पलट जाता है। तो कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि सेम क्वेश्चन अगर फिजिक्स में आ रहा है
तो उसको जिस साइन के साथ अगर मान लीजिए पॉजिटिव वर्क डन आ रहा है तो सेम क्वेश्चन अगर केमिस्ट्री में आ गया तो उसको निगेटिव वर्क डन के साथ वहां लिखेगा, तभी आंसर उसका करेक्ट माना जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आती है डिफरेंट कन्वेंशंस को मानने के लिए। तो मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, ये जो डिफरेंस इन कन्वेंशन आ रहा है दिस इज ओनली इन केस ऑफ थर्मोडायनेमिक वर्क डन, ठीक है। बाकी आप जो भी कैलकुलेशन कर रहे हो, चाहे चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात हो रही है, या फिर आप चेंज इन हीट एनर्जी की बात हो रही है, चेंज इन एंथैल्पी की बात हो रही है, चेंज इन एंट्रोपी की बात हो रही है, तो इन सब के लिए दोनों, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, सब में सिस्टम कॉन्सेप्ट ही फॉलो होता है। इसलिए उसमें आपको जो आंसर फिजिक्स में आएगा वही केमिस्ट्री में आएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वर्क डन के केस में इस तरह की बात आ जाती है कि फिजिक्स में सराउंडिंग कॉन्सेप्ट फॉलो हो जाता है और केमिस्ट्री एज यूजुअल अपना सिस्टम कॉन्सेप्ट फॉलो ही करता रहता है, इसीलिए साइन का अंतर आता है। तो एक बार फिर से दोहरा दूं, वर्क डन बाय द सिस्टम का मतलब होगा ड्यू टू एक्सपेंशन, ठीक है। ये फिजिक्स में पॉजिटिव है और केमिस्ट्री में निगेटिव। उसी तरह से वाइस वर्सा का मतलब होगा अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होता जो कि होता ड्यू टू कंप्रेशन, तो वो आपका फिजिक्स में निगेटिव हो जाता, लेकिन केमिस्ट्री में वो चीज पॉजिटिव हो जाती, ठीक है। तो इतना अच्छे से समझ लीजिए। और अब आपका थोड़ा सा हो गया अब यहाँ पर टाइप ऑफ द सिस्टम, तो वो ऐसे ही आप वर्बली इसको समझ लीजिए। टाइप ऑफ सिस्टम में क्या हो जाता है कि तीन तरह के आपको यहाँ पर सिस्टम मिलते हैं, एक हो जाता है ओपन, एक हो जाता है क्लोज्ड और एक हो जाता है आइसोलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेसिकली आपको जब थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात करते हैं तो हम लोग नहीं कुछ कहा तो आइसोलेटेड सिस्टम को ही मान के चलते हैं। तो क्या होता है ओपन सिस्टम में, तो ओपन सिस्टम में क्या होता है कि मास और एनर्जी याद रखिएगा वर्ड, मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं सराउंडिंग के साथ, ठीक है। मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं, मतलब सिस्टम से सराउंडिंग में, सराउंडिंग से सिस्टम में मास भी आ जा सकता है और एनर्जी भी आ जा सकती है, तो उसको बोलेंगे ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम हो जाएगा कि आपका सिर्फ एनर्जी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन मास जो होता है वो सिस्टम का अपना जितना था वो कंजर्व रहेगा, मतलब मास का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा। सिस्टम से ना तो सराउंडिंग में जाएगा, सराउंडिंग से ना तो सिस्टम में आएगा। जबकि जब आप आइसोलेटेड बोल दीजिएगा तो आइसोलेटेड के केस में ना तो मास जाएगा और ना ही एनर्जी, इन दोनों का एक्सचेंज आपका पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर ना हो तो ऐसे सिस्टम को हम लोग नाम देंगे आइसोलेटेड सिस्टम। अगर आप प्रैक्टिकली देखिएगा तो कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं हम लोग बना सकते हैं जो 100% आइसोलेटेड हो, क्योंकि आप मास का एक्सचेंज तो काफ़ी हद तक रोक देते हैं, लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज 100% रोक पाना पॉसिबल नहीं होता। सो वो एक आइडियल हाइपोथेटिकल आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा अबाउट आइसोलेटेड सिस्टम। लेकिन न्यूमेरिकल पर्पज से हम लोग जब भी डील करते हैं तो आइसोलेटेड सिस्टम मान के ही करते हैं, मतलब उस सिस्टम की मास और एनर्जी जो होगी वो कंजर्व होगी, ठीक है। तो ये जस्ट ऐसा ही थ्योरेटिकल था, इसमें ज़्यादा कुछ पूछता उछता है नहीं, लेकिन ऐसे ही भरवली आपको बोल दिया, मन हो तो दोबारा चला के सुन लेना। तो ये सब जो हो गया आपका बेसिक पार्ट, आप इतने में आप समझ सकते हैं। हालांकि और भी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड की जा सकती थी, लेकिन वो सब जब आप थर्मोडायनेमिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर सब एक एक करके आएगा ही। थर्मोडायनेमिक वर्क डन जो P इंटू डी वी का फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ P डी वी इस तरह से, या P इंटू वी जनरली, आप इस तरह की चीज़ों को देखेंगे ही वहाँ थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल में, है ना। कब वर्क डन पॉजिटिव लेना है, कब निगेटिव लेना है, उस सब का एक झलकी मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। थोड़ा बहुत आपको इंट्रोपी वगैरह के बारे में भी हमने डिस्कस कर ही दिया। तो बेसिक पार्ट में आप अगर इतना भी अपने आप कवर करके चलते हो तो काफ़ी है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में यहाँ से आपको थर्मोमेट्री में लेके चलेंगे और फिर कैलोरीमेट्री में, ठीक है। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, यहाँ तक कंप्लीट करके रखिए। थैंक यू वेरी मच।